सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज शानवी और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर द अर्थ एंड इट्स नेबर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so in this chapter our first topic is the sky. The sky is full of heavenly bodies. मतलब जो हमारा स्काई है, स्काई मतलब हमारा आसमान, तो जो हमारा आसमान है वो पूरी तरीके से भारी ऑब्जेक्ट से, भारी चीज़ों से घिरा हुआ है, भरा हुआ है। सम ऑफ देम आर ब्राइटर देन अदर्स। उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो दूसरे से बहुत ब्राइट है, बहुत चमकदार हैं। यू कैन सी द सन इन द डे स्काई। आप सन यानी कि सूरज को दिन के समय, सुबह के समय आसमान में देख सकते हैं। इन द नाइट स्काई यू कैन सी द मून। और रात के आसमान में आप मून को देख सकते हैं, मतलब चांद को देख सकते हैं। एंड इननंबरेबल स्टार्स, और स्टार्स को देख सकते हैं। इननंबरेबल मतलब आप उसे काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत सितारे आप देख सकते हैं। एंड अपीयर एज टाइनी स्पेक्स ऑफ ट्विंकलिंग लाइट। वो कैसे दिखते हैं, जो हमारे स्टार्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे होते हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे ब्लिंक करते हैं वो स्टार्स, क्योंकि तो वो ब्लिंक करते हैं तो वो कैसे लगता है कि जैसे ट्विंकल हो रही हो, लाइट ट्विंकल हो रही हो, वैसे लगते हैं। Among these stars, you may be able to spot few heavenly bodies that appear brighter and brighter than the stars. और stars के बीच में आप कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देख सकते हैं जो कि स्टार से भी ज़्यादा शाइन कर रहे होते हैं, ज़्यादा चमक रहे होते हैं। दे डू नॉट ट्विंकल लाइक दी स्टार्स। और ये जो होते हैं ये स्टार्स की तरीके ट्विंकल नहीं करते, ब्लिंक नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में, ठीक है। A star is a huge ball of gases। मतलब जो स्टार्स होते हैं वो गैसेस की बड़ी बड़ी बॉल्स होती है, मतलब वो गैसेस से, अलग अलग गैसेस से बनी हुई होती हैं। इट गिव्स आउट लाइट एंड हीट। और वो लाइट मतलब रोशनी, और हीट यानी गर्माहट, वो रोशनी और गर्माहट छोड़ते हैं या देते हैं। द सन इज अ स्टार। और जो सन है, हमारा सूरज है, वो भी एक स्टार है। इट इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। और ये स्टार अर्थ के सबसे करीब है, सबसे पास है। सम स्टार्स आर स्मॉलर देन द सन। कुछ स्टार्स जो होते हैं वो सन से छोटे होते हैं। सम आर 1000 टाइम्स बिगर देन इट। और कुछ सन से 1000 टाइम्स बड़े होते हैं। स्टार्स शाइन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो स्टार्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों करोड़ों अरबों सालों तक चमकते रहते हैं। मैनी पैटर्न्स ऑफ स्टार्स आर विजिबल इन दी स्काई। हमें अलग अलग पैटर्न्स के स्टार्स जो होते हैं स्काई में दिखते हैं। वी कॉल दीज पैटर्न्स कंस्टेलेशंस। और हम इन पैटर्न्स को क्या कहते हैं? कंस्टेलेशंस कहते हैं। जैसे मान लो इस तरीके से ये स्टार्स बने हुए हैं ना, तो हम इनको ऐसे ज्वाइन करके उनमें से कुछ ऐसे वियर्ड से हमारे शेप्स बन जाते हैं, ठीक है। The stars we see in the night sky are only a part of a huge star cloud. जो हम लोग रात में, जो रात के समय हम लोग स्टार्स को देखते हैं, वो क्या होते हैं? जो स्टार्स का क्लाउड होता है उसका एक छोटा सा पार्ट होते हैं। बड़ा सा स्टार क्लाउड होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट होते हैं। दिस स्टार क्लाउड इज कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस स्टार क्लाउड को मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। स्टार क्लाउड वो होता है जहाँ पे बहुत, मतलब बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ठीक है। आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं, वो बहुत होते हैं। विच हैज़ बिलियंस ऑफ स्टार्स, जिसमें बिलियन की संख्या में स्टार्स हैं।
मिल्की वे इज अ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी। मिल्की वे जो है वो एक स्पाइरल के शेप की गैलेक्सी है। देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन दी यूनिवर्स, और हमारे यूनिवर्स में बिलियंस की संख्या में गैलेक्सीज भी हैं। कैन यू इमेजिन हाउ बिग आर यूनिवर्स इज? क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जिस अर्थ में हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है। इट डज नॉट हैव लाइट और हीट ऑफ इट्स ओन। इसके पास अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है। ओके ओके, नेक्स्ट पेज। However, when the sun's light falls upon the earth, it shines. जब अर्थ की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तब ये चमकती है। Though planets appear to be bigger than stars, they are actually much smaller in size than the stars. जो हमारे planets होते हैं वो हमें देखने में तो stars के comparison में बड़े लगते हैं, but actual में वो stars से बहुत छोटे होते हैं। They look bigger because they are much closer to us than the stars. वो हमें बड़े इसलिए लगते हैं क्योंकि वो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसके ज़्यादा पास है in comparison to those stars. The earth is one of the 8 planets that move around the sun in their fixed circular path known as orbits. अब देखो, आपको ये तो पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो अर्थ है वो उन 8 प्लैनेट्स में से ही एक प्लैनेट है जो अर्थ मतलब जो हमारा सन है उसके अराउंड मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो जैसे इमेजिन दिस इज योर सन, ठीक है, ये आपका क्या है, सन है इस तरीके से, और इसमें ओके सो ये हमारा सन है। अब अगर हम इसमें यहाँ पे मान लीजिए हमारा अर्थ है ये, ठीक है, इस तरीके से इसमें ग्रीन के स्पॉट्स बना देते हैं थोड़े से। तो ये हमारा अगर अर्थ है, सो हमारे अर्थ क्या करता है, अर्थ हमारा इस तरीके से एक ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करता है, अर्थ मूव करता है, और जितने प्लैनेट्स हैं सब अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं सन के अराउंड, ठीक है। तो ये जिस एक्सिस जिस इमेजिनरी सर्कुलर पाथ में वो लोग मूव करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। ओके, so 5 of these planets have been known to man for a long time. और इनमें से 5 planets ऐसे हैं जिनके बारे में ह्यूमंस को बहुत लंबे समय से पता था। कौन से हैं वो? मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। The other, namely Uranus and Neptune, were discovered after the invention of the telescope. और जो बाकी के 2 हमारे प्लैनेट्स हैं यूरेनस और नेपट्यून, वो टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद ये 2 प्लैनेट्स हमारे डिस्कवर किए गए थे। The planets were named after the gods and goddesses of Greece and Rome. और जो हमारे प्लैनेट्स हैं इनका नाम जो ग्रीस के और रोम के जो गॉड और गॉडेसेस मतलब जो भगवान होते थे उनके मतलब यू कैन इमेजिन गॉड्स मतलब मेल जेंडर एंड गॉडेसेस मीन्स फीमेल जेंडर। तो जो उनके भगवान होते थे उनके ऊपर उन्होंने प्लैनेट्स के नाम रखे थे। मार्स फॉर एग्जाम्पल वॉज द रोमन गॉड ऑफ वॉर। और मार्स जो हमारा प्लैनेट है ना, मार्स, उसका नाम रखा गया था, रोमन के गॉड थे, लड़ाई के देवता थे वो, ठीक है, रोमन में हम लोग उनको लड़ाई के देवता है वो, उनका नाम क्या है, मार्स। तो उसके ऊपर मार्स प्लैनेट का नेम रखा गया।
Mars appears as a bright reddish colored object in the night sky. Mars जो है वो एकदम ब्राइट रेडिश कलर का दिखाई देता है रात के आसमान में. That is why Mars is often called the red planet. ठीक है, इसी की वजह से हम लोग मार्स को क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं. Venus is the biggest planet. Venus is the biggest planet and can easily be seen in the morning and evening. Venus जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है और उसको हम लोग आसानी से दिन के समय में भी देख सकते हैं और शाम के समय में भी देख सकते हैं. That is why Venus is called the morning star or the evening star. इसीलिए हम लोग Venus को morning star या फिर evening star भी कहते हैं. Mercury is difficult to see because it is very close to the sun. Mercury को देखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो sun के बहुत पास है. Jupiter is bright and is the largest of all planets. जो Jupiter है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है. ठीक है, ब्राइट है. जुपिटर ब्राइट है और सबसे बड़ा प्लैनेट है. ठीक है, अब देखो वीनस क्या था, ब्राइटेस्ट था, सबसे चमकदार प्लैनेट, और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट. सैटर्न इज नॉट सो ब्राइट. सैटर्न इतना ब्राइट नहीं है. इट इज अ प्रोमिनेंट सिस्टम ऑफ रिंग्स अराउंड इट. इसके आसपास रिंग्स होती हैं. जैसे एक मिनट, जो हमारा सैटर्न होता है ना उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे गिवन है. ठीक है, यू कैन सी ओवर हेयर, दिस इज द पिक्चर ऑफ सैटर्न. ठीक है, ये हमारे सैटर्न की पिक्चर गिवन है. इसमें इस तरीके से ना ये रिंग्स बने हुए होते हैं. ठीक है, और इसका कलर ना इतना ब्राइट नहीं होता है. यूरेनस एंड नेपट्यून कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप. जो यूरेनस और नेपट्यून है इनको हम लोग टेलीस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. बिना टेलीस्कोप के यूरेनस और नेपट्यून विजिबल नहीं होते हैं. ठीक है, हम देखो मर्क्यूरी को देख ही नहीं सकते, यूरेनस और नेपट्यून को टेलीस्कोप से देख सकते हैं. बाकी जितने प्लैनेट बचे उनको हम लोग अपनी छत पर या कहीं बाहर खड़े होकर स्काई में हम लोग उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं. अब आता है सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स आर स्मॉल हैवीली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. सैटेलाइट्स जो होती हैं वो छोटी हैवी बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स के आसपास रोटेट करती हैं, मूव करती हैं. द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून जो है वो अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है. Solar system. The sun and the 8 planets revolve around it along with their satellites make up the solar system. जो sun है और उसके जो 8 planets हैं वो सब रोटेट करते हैं अपनी सैटेलाइट्स के साथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे वो रोटेट करते हैं उसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्लैनेट्स के बारे में एक चार्ट बनाकर दिया गया है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ प्लैनेट्स हैं. देन मतलब जो प्लैनेट्स के रियल नेम है वो गिवन है. देन इंडिया में उनको किस नाम से बुलाया जाता है वो गिवन है, इंडियन नेम्स. देन ऑर्डर एक्सेस टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब सन से वो कितनी दूर है ये दिया है. फिर उनके पास कितनी सैटेलाइट्स है और उनके क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं. ओके, सो हम वन बाय वन इन सबको रीड करेंगे. तो सबसे पहला है हमारा मर्क्यूरी. ठीक है, मर्क्यूरी का जो इंडियन नेम है वो क्या है, बुध है. मर्क्यूरी को इंडिया में किस नाम से बुलाया जाता है, बुध नेम से बुलाया जाता है. और मर्क्यूरी जो है वो सन से फर्स्ट प्लैनेट है. ठीक है, सन से फर्स्ट प्लैनेट है और इसके पास 0 सैटेलाइट्स, इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है. अब इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, बॉइलिंग हॉट बाय डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट. ये क्या होता है, दिन के समय में ये उबलता है, बहुत गर्म हो जाता है ये और उबलने जैसा लगता है, मगर रात के समय में ये जम जाता है. ठीक है, ये क्या है, इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. अब वीनस का इंडियन नेम क्या है, शुक्र. ठीक है, क्या बुलाते हैं, शुक्र बुलाते हैं हम लोग. और ये सेकंड प्लैनेट है हमारा सन से.
इसके पास भी 0 सैटेलाइट्स हैं। और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, सबसे पहला तो ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, और दूसरा कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार एज इट इज सीन एट डॉन और डस्क। मतलब इसको मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग इसे दिन या शाम के समय में देख सकते हैं। ठीक, फिर है हमारा थर्ड प्लैनेट अर्थ, और अर्थ का नेम क्या है, पृथ्वी। इंडियन नेम क्या है, पृथ्वी। ये हमारा थर्ड प्लैनेट है सन से, और इसके पास में एक सैटेलाइट है जो कि है मून। अब इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। केवल यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, जहाँ पर कोई रह सकता है, जीवित रह सकता है। इसके बाद है हमारा मार्स। मार्स का इंडियन नेम क्या है, मंगल, और ये हमारा फोर्थ प्लैनेट है सन से। इसके पास 2 सैटेलाइट्स हैं, और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, कवर्ड विद रेड डस्ट अपीयर्स रेड इन द नाइट स्काई। ये रेड कलर की डस्ट से कवर है, और ये रात के आसमान में लाल रंग का दिखाई पड़ता है। डस्ट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, इसलिए इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं। इट्स नेम कम्स फ्रॉम द मार्स द रोमन गॉड ऑफ वॉर। इसका नाम मार्स से आता है, जो कि एक रोमन गॉड हैं, लड़ाई के देवता हैं एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद है जुपिटर। जुपिटर का इंडियन नेम क्या है, बृहस्पति, और ये 5th प्लैनेट है हमारे सन से। इसके पास में 95 सैटेलाइट्स हैं। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट। मतलब ये सबसे बड़ा प्लैनेट तो है, मगर उसके साथ साथ ये सबसे जल्दी स्पिन भी करता है। इसका वेट कितना है, मोर देन 318 अर्थ पुट टुगेदर। अगर हम 318 से भी ज़्यादा अर्थ को रखेंगे तब भी इसका वेट उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, वाइडर देन 11 अर्थ्स साइड बाय साइड, और अगर हम 11 अर्थ को साइड बाय साइड रखेंगे, ठीक है, तब जाके ये उतना बनेगा इसका वृत्त, जितना कि 11 अर्थ का होता है उतना इसके अकेले का वृत्त है। फिर है हमारा सैटर्न। सैटर्न का नाम है शनि। ठीक है, और ये 6th प्लैनेट है। इसके पास 146 सैटेलाइट्स हैं, और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इट्स रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस, रॉक्स एंड डस्ट। इसकी जो रिंग्स होती हैं वो आइस, रॉक्स और डस्ट से बनी हुई होती हैं। फिर है यूरेनस। इसका क्या नेम है, अरुण, और ये 7th प्लैनेट है हमारा अर्थ से। इसके पास सन से। इसके पास 27 सैटेलाइट्स होती हैं, और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दैट कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू ग्रीन ग्रास। ये क्या है, एक मोटी हरी गैस की परत से कवर है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में। फिर है नेपट्यून। नेपट्यून का क्या नाम है, वरुण, और ये 8th प्लैनेट है, लास्ट प्लैनेट है हमारा सन से। इसके पास 14 सैटेलाइट्स हैं, और इसका फैक्ट ये है कि हैज़ कोल्ड विंड्स दैट ब्लोड एट अ स्पीड ऑफ ग्रेटर देन दैट ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन। ये इसमें ठंडी हवाएं जो होती हैं वो चलती हैं, और इतनी तेज़ चलती हैं जिस स्पीड से एक एरोप्लेन चलता है ना, उससे भी तेज़ स्पीड से इसमें हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नेपट्यून जो है वो एक कोल्डेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि वो अर्थ से सन से वो सबसे दूर है, इसलिए वो कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है। अब देखो यहाँ पे एक फैक्ट वाइज दिया हुआ है, वीनस इज कवर्ड विथ थिक वाइट क्लाउड्स। वीनस जो है वो मोटे वाइट क्लाउड से कवर है। दी क्लाउड्स ट्रैप द हीट ऑफ सन। ये जो क्लाउड्स हैं ये सन की हीट को ट्रैप कर लेते, पकड़ लेते हैं। सो द सरफेस ऑफ वीनस इज वेरी हॉट। तो वीनस का जो सरफेस है वो बहुत गर्म है। द रॉक्स आर हॉटर देन बॉइलिंग वाटर। और जो इसकी रॉक्स हैं वो उबलते हुए पानी से भी ज़्यादा गर्म है। ठीक है, अब आर प्लैनेट अर्थ। द अर्थ इज़ अ ब्यूटिफुल प्लैनेट। जो अर्थ है वो एक ब्यूटिफुल, बहुत एक सुंदर प्लैनेट है। इट हैज़ लैंड, वाटर, माउंटेन्स, वैलीज,
हिल्स एंड प्लेन्स, इसमें क्या है, लैंड है, ज़मीन है, पानी है, पहाड़ है, वैलीज हैं, हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, सब हैं। इट हैज़ प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल, इसमें पौधे, जानवर, इंसान सब हैं। हाउएवर इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, हालांकि ये हमेशा ही ऐसा नहीं था। इट वॉज बॉर्न एज अ ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेस, ये जब बॉर्न हुआ, जब बना, तो ये एक बड़ा सा बॉल था जो गंदगी और गर्म हवाओं से, गर्म गैसेस से घिरा हुआ था या फिर भरा हुआ था। द बॉल केप्ट ऑन स्पिनिंग, और ये जो बॉल थी ये घूमती रही एज इट स्पन इट्स ओवर सरफेस ग्रू कोल्ड एंड हार्ड, इसका जो बाहरी सरफेस था वो ठंडा हो गया और टाइट हो गया, सख्त हो गया। सम गैसेस एस्केप व्हाइल सम वर ट्रैप्ड इनसाइड, कुछ गैसेस इससे निकल गई तो कुछ अंदर आ गई। टुडे द अर्थ इज लाइक अ हाफ बॉइल्ड एग, और आज के समय में जो अर्थ है वो एक आधा उबला हुआ अंडे की तरीके है। इट्स आउटर सरफेस इज हार्ड बट डीप इनसाइड इट हैज़ हॉट मॉल्टन मटेरियल, इसका जो बाहर का सरफेस है वो बड़ा टाइट है, लेकिन जो अंदर का सरफेस है वो बहुत गर्म है और उसके अंदर मॉल्टन मटेरियल है, मतलब पिघला हुआ मटेरियल है, जिसको हम लोग लावा भी कहते हैं। द आउटर सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, इसका जो बाहरी सरफेस होता है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। द इनसाइड पोर्शन इज कॉल्ड द कोर, और जो अंदर का पोर्शन होता है उसे कोर कहते हैं। बिटवीन द आउटर क्रस्ट एंड द इनर कोर देयर आर लेयर्स ऑफ रॉक्स, और आउटर क्रस्ट और इनर कोर के बीच में रॉक्स की लेयर्स होती हैं। मिनरल्स एंड मेटल्स इन सॉलिड फॉर्म, मतलब रॉक्स, मिनरल्स और मेटल्स इन तीनों की लेयर्स होती हैं सॉलिड फॉर्म में। दिस लेयर इज कॉल्ड मैंटल, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, मैंटल कहते हैं। टुडे इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब आज मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, इतने सालों के बाद, द कोर हैज़ एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड इज़ अंडर ग्रेट प्रेशर, जो कोर है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर है अभी भी, और वो बहुत गहरे, बहुत बड़े प्रेशर के अंदर है। द बॉइलिंग लिक्विड्स एंड गैसेस ऑफ द कोर पुश अगेंस्ट द आउटर क्रस्ट, जो उबलते हुए लिक्विड्स और गैसेस हैं कोर के, वो आउटर क्रस्ट को पुश करते रहते हैं। द वीक स्पॉट्स ऑफ द अर्थ क्रैक ओपन अंडर दिस प्रेशर, लेटिंग द हॉट बॉइलिंग लिक्विड्स एंड गैसेस ग्रश आउट। अब देखो, कोई चीज़ अगर कंटिन्यूसली एक जगह पे पुश कर रही है तो वहाँ पे एक वीक स्पॉट बन जाएगा, एक कमज़ोर एरिया बन जाएगा जहाँ से फिर वो चीज़ टूट जाएगी। तो वैसा ही अर्थ में भी होता है, जब हमारे उस पर बार बार क्रस्ट पे अगर होता रहेगा, अगर मॉल्टन मटेरियल जो भी, अगर वो बार बार स्ट्राइक करता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर भी बहुत होता है, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है। तो वहाँ से क्रस्ट में क्या होता है, होल्स हो जाते हैं, वहाँ से वो टूट जाती है, ओपन हो जाते हैं, वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, ये जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं ये बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज़ हाउ अ वॉल्केनो इज़ फॉर्म्ड, और इसी तरीके से एक वॉल्केनो बनता है। एन एक्टिव वॉल्केनो इज़ वन ऑफ विच इरप्ट्स रेगुलरली, एक्टिव वॉल्केनो हम उस वॉल्केनो को कहते हैं जो रेगुलरली इरप्ट होता रहता है, मतलब उससे रेगुलरली जो मॉल्टन मटेरियल है वो बाहर आता रहता है, लावा बाहर आता रहता है। अ डोरमेंट वॉल्केनो इज़ वन ऑफ विच हैज़ नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो डोरमेंट वॉल्केनोज होते हैं वो ऐसे वॉल्केनो होते हैं जो बहुत लंबे समय से इरप्ट ही नहीं हुए, जिससे बहुत लंबे समय से लावा बाहर निकला ही नहीं है। अ वॉल्केनो इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट इफ हैज़ नॉट इरप्टेड ड्यूरिंग रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अब देखो, कोई भी वॉल्केनो जब इरप्ट होता है ना, तो उसमें एक डेट नोट कर ली जाती है कि हाँ अब इरप्ट हुआ। फिर उसके बाद जब वो दोबारा इरप्ट होता है तो उसमें देखा जाता है कितने टाइम बाद ये इरप्ट हुआ, फिर वो अपने उसी पीरियड के हिसाब से इरप्ट करता है। मगर कुछ वॉल्केनोज ऐसे भी होते हैं जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री के
अलॉन्ग में मतलब जो भी हिस्ट्री उसमें उसकी लिखी हुई होती है उस पे उस टाइम पे वो लोग इरप्ट नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग उन वॉल्केनोस को क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस. Now movements of the earth. You already know that the axis of the earth is a imaginary line. आपको पता है कि अर्थ की जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है that runs through the center of the earth, जो अर्थ के एकदम सेंटर से निकलती है, एकदम बीच से निकलती है. This axis is slightly tilted. ये जो एक्सिस है ये थोड़ी टेढ़ी है, इस तरीके से निकली है. The 2 points where the axis seems to enter earth are called the poles, the north pole and the south pole. मतलब जैसे ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे ये एक्सेस है, एक मिनट, ये हमारी अर्थ है, ये एक्सेस है, तो जहाँ से ये एंटर कर रही है तो ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल और ये वाला हमारा हो जाएगा साउथ पोल. ठीक है, तो वहाँ पे पोल्स बन जाते हैं. ऊपर वाले को नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं. द इक्वेटर इज अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ, एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द पोल्स. इट डिवाइड्स द अर्थ. अब देखिए, पहले इतना समझ लेते हैं इसमें क्या कह रहा है. जो इक्वेटर है वो एक और इमेजिनरी लाइन है जो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है. ठीक है, इट डिवाइड्स द अर्थ. वेट, इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स. वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. तो जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे आपको ड्रॉ किया था मैंने, ये हमारा अर्थ है. ठीक है, ये इसकी एक्सिस गई, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल. अब इसके बाद में ये हो गया हमारा इक्वेटर. ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है. तो अब ये वाला जो है ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो इस तरीके ये अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है. थ्रू द अर्थ अपीयर्स स्टिल टू अस, इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. अब अर्थ हमें लगती है कि हाँ बिल्कुल सीधे है, हिल डुल नहीं रही है, लेकिन ये 2 टाइप के मूवमेंट्स करती है, 2 तरीके से हिलती है. द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ जो है वो अपनी ये जो उसकी एक्सिस है ना, इस पर रोटेट करती रहती है इस तरीके से. दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. और जो वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं. द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स. जो अर्थ है वो अपनी एक रोटेशन 24 आवर्स के लमसम कंप्लीट कर लेती है. डेट मेक्स अ कंप्लीट डे, जो एक पूरा दिन बनाता है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट. और उसकी ये जो अपनी एक्सिस पर रोटेशन है अर्थ की, वो डे और नाइट कराता है. The half of the earth that faces the sun and gets light from it has day. और देखो अब इसमें एक चीज़ समझो कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, ये आप सभी को पता है कि जो हमारा अर्थ है वो एक सर्कुलर प्लैनेट है. ठीक है, अर्थ क्या है, एक सर्कुलर प्लैनेट है. अब जैसे ये हमारा अर्थ है तो ये एक सर्कल है. ठीक, अब इसमें अगर मैं एक मिनट, यहाँ पे ये हमारा अर्थ है, ठीक, और ये है हमारा सन. तो इसमें क्या होगा, अभी जितना अर्थ का देखो इतना एरिया सन की तरफ फेस करा है, तो यहाँ पर जो सन की रेजेस हैं वो इतने एरिया में ही तो स्ट्राइक करेंगी, इतने एरिया में ही पहुँचेंगी. तो जो पीछे का एरिया होगा जिसमें सन की रेजेस नहीं पहुंच रही हैं, वहाँ पे क्या होगा, नाइट होगी. उतने एरिया में क्या होगी, नाइट होगी. और जिस एरिया में सन की रोशनी आ रही है वहाँ पे क्या है, वहाँ पर है डे. ठीक है, जिसमें यही चीज़ आपको बताई जा रही है. The other half which faces away
एंड डज नॉट गेट लाइट फ्रॉम द सन हैज़ नाइट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे नाइट होगी जिसमें फेस नहीं कर रहा है, जहाँ पे सन की तरफ फेस है वहाँ पे डे होगा। बिसाइड रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखो एक्सिस पे तो रोटेट करती है अर्थ, उसके साथ साथ क्या करती है, सन के अराउंड भी रोटेट करती है। ये है हमारा सन। अब अर्थ इसमें एक इस तरीके से ऑर्बिट के अराउंड अर्थ रोटेट करती है, ऑर्बिट पे सन के अराउंड। ठीक है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और जो अर्थ सन के अराउंड मूवमेंट करती है उसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली। अर्थ हमेशा रोटेट करती रहती है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में रोटेट करती है जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। वन रिवॉल्यूशन इज कंप्लीटेड इन अबाउट 365 1/4 डेज। ठीक है, जो एक रिवॉल्यूशन है वो 365 1/4 डेज में कंप्लीट होती है। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ सोलर ईयर, जिसको हम लोग एक सोलर ईयर भी कहते हैं। अब देखो 365 1/4 क्यों दिया गया है, क्योंकि 365 डेज नॉर्मल होते हैं, 1/4 इसलिए दिया गया है। जब लीप ईयर होता है तो हमारा 1/4 भी लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सारी चीज़ें समझाई गई हैं। देखो ये जो है ये है अर्थ का एक्सिस। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था, ये है अर्थ का एक्सिस, ये है हमारा सन। अब यहाँ पे देखो ये हमारा सन है, तो इतने एरिया में सन की रेजेस आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से सन की रेजेस जो है वो इतने एरिया में स्ट्राइक कर रही हैं, तो यहाँ पर डे है और पीछे के एरिया में नहीं कर रही हैं, तो वहाँ पर इस समय नाइट है। अब अर्थ जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रिवॉल्यूशन। और जो सन के अराउंड रोटेट कर रही है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है उसको रोटेशन कह रहे हैं, और जो सन के अराउंड रोटेट कर रही है उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं हम लोग। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। अब हम ये एक हमारा चेक पॉइंट एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर, इसमें आपको करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। डैश इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस दैट हैज हीट एंड लाइट ऑफ इट्स ओन। इनमें से एक कौन सा ऐसा है जो एक ह्यूज बॉल है जिसके पास अपने खुद की हीट, लाइट और गैसेस हैं। प्लैनेट, स्टार या फिर मून। सो प्लैनेट्स के पास नहीं होती है, मून के पास नहीं होती है। मून को आपने देखा होगा ना, वो सन की हीट और लाइट पे वर्क करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टार। सैटेलाइट आर स्मॉल हेवीली बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड दी। सैटेलाइट छोटी हैवी बॉडीज होती हैं जो किसके अराउंड रोटेट करती हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स या सन। सो करेक्ट आंसर इज प्लैनेट। द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। अर्थ का जो आउटर सरफेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड। जो अर्थ का मूवमेंट है सन के अराउंड उसको क्या कहते हैं, रोटेशन, रिवॉल्यूशन या ग्रेविटेशन। द करेक्ट आंसर इज रिवॉल्यूशन। सो आई होप कि आपको इतना चैप्टर समझ में आया होगा। अब जो हमारा लेफ़्ट ओवर चैप्टर है, जितना बचा है, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।